हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम आपके लिए फिर लाए हैं एक लेक्चर हिस्ट्री का। दोस्तों, इससे पहले हम 3 लेक्चर को इसी चैनल में अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, और ये सिंधु सभ्यता का भी पार्ट फर्स्ट है। हम ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बात के पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम इसे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक काल या कांस्य युग से है। अर्थात इसका अर्थ हुआ दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सके, इसलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल के मतलब कि जो ऐतिहासिक में रखा गया है। हम देखें कांस्य युग, इस युग से भी इसका संबंध है, यानी कि सबसे पहले कापर का प्रयोग यानी कि तांबे का प्रयोग होने लगा था, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। फिर आगे चले दोस्तों हम, तो इसके काल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है, और इसका निर्धारण रेडियो कार्बन C14 द्वारा किया गया था। दोस्तों, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो रेडियो कार्बन का प्रयोग करा, और इसमें क्या किया जाता है तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि किसी भी चट्टान में या फिर किसी भी चीज़ में जब कार्बन की मात्रा जितनी कम रहती है उसी हिसाब से हम साल को काउंट कर लेते हैं। तो रेडियो कार्बन का प्रयोग करके इसका जो काल निर्धारित किया गया है। फिर आगे बात करें दोस्तों, यह विस्तृत सभ्यता थी, अर्थात जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, और यह एक त्रिभुजाकार को घेरे हुई थी। अर्थात इसका जो आकार था, जो भौगोलिक दृष्टि से वो त्रिभुजाकार था। तो कभी कभी यह क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है। फिर आगे देखें दोस्तों, जो हमारी जो सिंधु सभ्यता थी वो भारत के इस टाइप क्षेत्रों में फैली हुई थी, इस टाइप से। तो हम जो इसका उत्तरी क्षेत्र देखें, जो भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी क्षेत्र कौन सा था, तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो मांदा था, जो जम्मू कश्मीर में है। फिर हम देखें तो इसका पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर है, जो यूपी में है, मेरठ यूपी में है। वहीं जो इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र है वो दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र सूतकांगेडोर जो गुजरात में है। दोस्तों, ऐसे हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे उमा पुआ पशु ददा, अर्थात उत्तर में मांदा, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगेडोर, वहीं दक्षिण में दायमाबाद। दोस्तों, इसकी कभी कभी नदियां पूछ ली जाती है। बताइए मांदा किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा मांदा चेनाब नदी के किनारे है। वहीं आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। जो अपना सूतकांगेडोर है वो दास्क नदी के किनारे है। वही हमारा दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, हम आगे देखते हैं तो इसकी खोज किसने करी। तो दोस्तों, एक चीज ये याद रखना, MDH, अर्थात यहाँ से हम थोड़ा सा कंफ्यूजन जो हमें होता है वो हम नहीं होंगे। MDH का अर्थ होता है, M से निकाल लेंगे हम जॉन मार्शल, D से दयाराम साहनी, और A से आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अर्थात जॉन मार्शल की जो नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई, और सबसे पहला हड़प्पा नगर को खोजा गया था। तो याद रखना, जॉन मार्शल थे वो तात्कालिक, जिस समय ये खोज चल रहा था, जब तात्कालिक जो हमारा भारतीय पुरातत्व जो विभाग था उसके अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। उन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी, और हड़प्पा नगर सबसे पहले खोजा गया शहर था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? तो सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता बसी हुई थी। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसके किनारे ये सभ्यता पूरी तरह से बसी हुई थी, इस कारण से सिंधु सभ्यता कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात नगरीय सभ्यता होने के क्या क्या कारण थे। तो दोस्तों, आइए हम कुछ तथ्यों के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं जो सड़कें होती थी वो 90 डिग्री के समकोण पे कटी हुई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और जो इस नगर में जो सड़कें बनी थी वो पूरी तरह इस टाइप से 90 डिग्री के समकोण में कटी हुई रहती थी। फिर देखिए जो नालियाँ थी वो कवर्ड थी, अर्थात जो हम देखते हैं आज भी कई जगह तो नालियाँ जो खुली रहती है, लेकिन यहाँ पे एक क्या था कि जो नालियाँ थी उसको कवर्ड किया गया था, यानी कि ढकी हुई थी। वहीं आगे देखें तो जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। आज भी हम इंदौर जैसे शहर में देखते हैं कि थोड़ा सा पानी आने पर सड़कें भर जाती, लेकिन हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तम व्यवस्था थी कि जो जल का निकास आसानी से किया जा सके। और दोस्तों, जो नालियाँ थी वो प्रत्येक घर से जुड़ी हुई थी। जो नालियाँ अपने घर से जो गंदा पानी मुख्य नालियों से जुड़ा हुआ करता था, तो ये नालियाँ भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी। उसके बाद नगर की बात करें तो दोस्तों, इसके नगर को 2 भागों में बांटा गया था, ऊंचे दुर्ग व निचले भाग।
इसमें ऊंचे वर्ग में शासक वर्ग हुआ करते थे, वहीं बड़े बड़े गोदाम हुआ करते थे। तो ऊंचे यानी कि टीले में एक जो बड़े जो दुर्ग वगैरह हुआ करते थे, उसमें शासक वर्ग का ज्यादा वहां पे रहना होता था। वहीं पे देखें तो निचले भाग में सामान्य वर्ग जैसे व्यापारी, शिल्पकार वगैरह हुआ करते थे। दोस्तों इसकी नगर की ओर भी कुछ चीजें देखें तो बड़े बड़े भवन होते थे, अर्थात यहाँ हमें डबल मंजिला मकान भी हमें देखने को मिल जाता है। वहीं देखें तो अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूछ लिया जाएगा तो बताए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्तों वह है अन्नागार। वहीं नगर के चारों ओर किलाबंदी रहती थी। तो सर चोर उचोके से बचने के लिए नगर के चारों ओर किलाबंदी कर दी जाती थी, जिसमें कोई भी सामान्य लोग प्रवेश न कर सके। दोस्तों हम देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो फिल्म में जो देखते हैं कि बड़ा सा प्राचीर होता है, जिसमें अपना ऋतिक रोशन अंदर प्रवेश करने के लिए एक मुद्रा का प्रयोग करता है, जब भी उसे अंदर जाने दिया जाता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो नगर के चारों ओर किलाबंदी की जाती थी। वहीं दरवाजे खिड़कियां गली की ओर खुलती थी, न कि मुख्य रोड की ओर, मतलब कि मुख्य जो मुख्य मार्ग होता था उसके उधर नहीं खोलकर यह गली की ओर खुलती थी। सिर्फ एक लोथल ऐसा अपवाद था जिसके दरवाजे और खिड़कियां गली की ओर न खुलकर मुख्य सड़क मार्ग पर खुले थे। और पक्की इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ नगरों में जो प्रयोग किया गया मकानों के लिए, तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जो 4:2:1 के अनुपात में, यानी कि चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई की बात कर रखी तो इस अनुपात में थे। यानी कि यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग भी हमें देखने को मिला है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। प्रत्येक घर में एक आंगन हुआ करता था, यानी कि आज भी हम देखते हैं कि आज भी कई जगह आंगन नहीं होते हैं। जो हमें ये चीजें साउथ में देखने को मिलती है कि प्रत्येक में घर में आज भी वहाँ पे आंगन हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रत्येक घर में आंगन हुआ करता था। रसोई घर प्रॉपर तरीके से था। वहीं स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल था, तथा कुओं के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ तक कि प्रत्येक घर में कुएं भी हुआ करते थे। वहीं आगे बात करें दोस्तों, अन्य तथ्य की बात करें तो लिपि थी भाव चित्रात्मक, यानी कि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। दोस्तों हम सामान्यतः देखते हैं कि बाई से दाई ओर लिखते हैं, लेकिन वहां पर दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, यानी कि इस साइड से इस साइड लिखी जाती थी। इसलिए इसे आज तक नहीं पढ़ी गई, इसी कारण इसे प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया है। फिर आगे बात करें तो धातु का प्रयोग हुआ है दोस्तों, इसे हमें ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना चाहिए। सोचता सेठी यानी कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा व टीन आदि धातु का प्रयोग इस काल में हुआ है। लोहे का प्रयोग इस काल में नहीं हुआ है दोस्तों। कभी कभी पूछ लिया जाता है, बताइए क्या लोहा का प्रयोग किया गया है? नहीं, या फिर ऑप्शन में लोहा भी दिया जाएगा, जिसे आपको रोम गलत लगाना है। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर रखा है। ये आपको कैसा लगा या आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी हम अगली क्लास इसके जल्दी ही लाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।